नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, मुंबई से लेकर दिल्ली तक अनिल देशमुख, सचिन वाजे और परमवीर सिंह पर संग्राम मचा हुआ है। आपको बता दें, एनआईए ने आज दफ्तर से वो डायरी भी बरामद की है जिसमें कोड वर्ड में कई लोगों के नाम और रकम दर्ज किए गए हैं बकायदा। तो उधर वो फर्जी आधार कार्ड भी बरामद किया गया है जिसके बिना पर वाजे होटल में ठहरा था। इधर फडणवीस और शिवसेना एनसीपी के नेता ट्रांसफर पोस्टिंग से लेकर अनिल देशमुख के मसले पर आमने सामने हो गए हैं। आज शाम फडणवीस दिल्ली आकर सीबीआई जांच की मांग कर सकते हैं। गृह सचिव से भी उन्होंने मुलाकात की बात कही है और ये सारी बातें खास करके ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर गृह सचिव को सारी जानकारी देंगे। और इस बीच आपको अब हम दिखाते हैं वो डायरी जो कि एनआईए ने हासिल की है। मुंबई सीआईयू दफ्तर में तलाश के दौरान आप देखिए कि जो डायरी बरामद हुई है उसमें दरअसल क्या क्या है। आपको बता दें, ये काफी अहम सबूत अपने आप में हो सकता है। इस डायरी की बरामदगी अपने आप में कई राज समेटे हुए है। डायरी में वसूली रैकेट पर अहम जानकारी दी गई है। आपको हम बता दें कि इसमें बाकायदा लोगों के नाम मेंशन है जिनसे वसूली की गई है। बाकायदा कोड वर्ड में यहां पर नाम मेंशन किया गया है। इस डायरी में पैसों का लेन देन कोड वर्ड में दर्ज किया गया है। यह काफी अहम सबूत है वाजे के खिलाफ। आपको हम बता दें, कई ऐसी और चीजें मिल रही है। रकम और कारोबारियों के नाम कोड वर्ड में हैं। जो एनआईए सूत्रों से हमें जो खबर मिल रही है, एनआईए का कहना है कि ये जो डायरी बरामद हुई है उसमें रकम के बारे में मेंशन किया गया है, किनसे लिया गया है वो बताया गया है, जनवरी से अभी तक का जो पूरा खर्चा, पूरा लेन देन है, ये सब कुछ इस डायरी में मेंशन है। इसलिए अपने आप में काफी अहम सबूत हो सकता है। लॉटरी और सट्टा मटका वालों के नाम भी इसमें दर्ज है, यानी कि बड़े पैमाने पर दलाली हो रही थी यहां पर। इससे यह साफ होता है अपराधियों के जरिए होती थी ये उगाही। दलाल इसमें, जो ब्रोकर है वो इसमें शामिल थे। और आइए आपको बताते हैं कि पीर के आरोपों पर विपक्ष हमलावर है तो सरकार अपनी सफाई यहां पर दे रही है। क्या कह रही है सरकार, सुनिए। साफ हो गई कि जिस समय में ये एलिगेशन किया था वो अनिल देशमुख हॉस्पिटलाइज थे। ये बात साफ होने के बाद ऐसे जो कुछ डिमांड है, इस डिमांड को कोई ताकत नहीं रही। मुझे मालूम भाग्य है कि उन्होंने मैं इसमें था ऐसे नहीं कहा। उन्होंने जो कहा ये हाफ सच है, ये बात करेक्ट नहीं। जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास कल थी मैंने दी। ट्वीट्स पवार साहब के हैंडल से हुए हैं, उन ट्वीट्स में यह दिखाई पड़ता है कि मानो गृह मंत्री जी ये नागपुर में होम क्वारंटीन थे। सबसे पहली बात तो यह है कि आप में से कई लोगों ने देखा भी है, कुछ ने बताया भी है, ये माननीय गृह मंत्री जी का मैनिफेस्ट है। 15 तारीख को एक प्राइवेट जेट से वे मुंबई आ गए थे। उससे पहले उन्होंने प्रेस की, उस प्रेस का वीडियो तो कल ही मैंने जारी कर दिया था। This hospital has given certificate later. This is to certify that Mr. Anil Deshmukh, is 70 years, was admitted in the Alexis multi-specialist hospital in Nagpur under my care from 5th February to 15th February. He was discharged on 15th of February and advised from 15th February to 27th February for house quarantine. आदरणीय पवार साहब को सही ब्रीफिंग नहीं दी गई थी। एक राष्ट्रीय नेता के मुंह से, और जो देश में जाने माने नेता माने जाते हैं, उनके मुंह से कल गलत बातें कहलवाई है। और जो प्रोटेक्ट करने का प्रयास ये कल किया गया, मुझे ऐसा लगता है कि वो पूरे तरीके से कंप्लीट एक्सपोज हुआ है। और आपको हम अब वो चिट्ठी भी दिखाते हैं जिसको लेकर ये सारा बवाल हुआ है। देवेंद्र फडणवीस, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने ये बाकायदा मिल गई वाजे की सीक्रेट डायरी। और ये डायरी के बारे में आपको हम दरअसल बता रहे हैं, मुंबई सीआईयू दफ्तर में तलाश के दौरान ये डायरी मिली है। इसमें बाकायदा वसूली रैकेट पर
तमाम तरह की बातें हैं जो कि अपने आप में काफी अहम हो जाता है। इस पूरे इन्वेस्टिगेशन में पैसों का लेन देन किस तरह से किया गया, बकायदा कोड वर्ड में हर एक चीज इस डायरी में दर्ज है। आपको हम बता दें, रकम और कारोबारियों के नाम कोड वर्ड में लिखे गए हैं। इसमें बकायदा किन किन लोगों से पैसे लिए गए हैं, किन किन लोगों से उगाही हुई है, जनवरी से लेकर अभी तक का लेन देन दर्ज है। और आइए अब आपको उस लेटर के बारे में, उस चिट्ठी के बारे में हम बताते हैं जिसको लेकर आज बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया देवेंद्र फडणवीस ने। यह है वो चिट्ठी, और रश्मि शुक्ला ने बाकायदा ये चिट्ठी लिखी थी और उसमें उन्होंने कई ऐसे राज खोले हैं जो कि अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है। देशमुख के फोन कॉल के आधार पर रिपोर्ट दी उन्होंने। बाकायदा इसमें इस चिट्ठी में मेंशन किया है कि किस तरह से ब्रोकर्स के माध्यम से ट्रांसफर पोस्टिंग का खेल चल रहा था। डीजी ने गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को भी आगे इसके बारे में बताया। ये कमिश्नर ऑफ इंटेलिजेंस ने पकड़ने से पहले बकायदा डीजी और एसीएस होम की परमिशन ली और उसका एक रिपोर्ट, ये रिपोर्ट भी उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाया। रैकेट, ये मिनिस्टर का नाम इस्तेमाल कर रहा है, उनके ऑफिस के लोगों के नाम आ रहे हैं और कहीं ना कहीं ट्रांसफर पोस्टिंग में पुलिस वालों से सीधी बातचीत चल रही है। इन सारी चीजों को लेके अगर कहीं ना कहीं मुंबई पुलिस कुछ गलतियां करती है और उसको लेके तबादले होते हैं तो प्रशासनिक अधिकार मुख्यमंत्री के हैं, उस अधिकार के तहत ट्रांसफर किया गया है। अब एनआईए एटीएस की जांच जो मूल जांच है उससे कहीं ना कहीं ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। निश्चित रूप से आरोप लगाने उनका जिनका भी अधिकार है वो करेंगे। हमें लगता है जांच में सारी चीजें सामने आएंगी। आपको बता दें कि नवाब मलिक ने फडणवीस के आरोपों को सिरे से नकार दिया है। क्या कुछ कहा है, सुनिए। इस वक्त हमारे साथ नवाब मलिक हैं। सर, बीजेपी का कहना है कि अगर अनिल देशमुख अस्पताल से निकलने के बाद रिपोर्टर से मिल सकते हैं तो वजह से भी मिल सकते हैं। पहला आरोप उनका। देखिए, भारतीय जनता पार्टी झूठ का परिंदा छोड़ने वाली पार्टी है। जिस तरह से देवेंद्र जी हो या मुनगंटीवार जी हो, उन्होंने कहा कि इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया था, सरासर झूठी बात है। 15 तारीख को अनिल देशमुख जब अस्पताल से निकले, गेट पे सारे मीडिया वालों ने उनसे सवाल पूछना शुरू किया। बीमारी की वजह से वो कहीं ना कहीं कमजोरी थी, अस्पताल के गेट पे कुर्सी पे बैठ गए, वहीं लोग पूछ रहे थे, वहीं उन्होंने कुछ सवालों के जवाब दिए। हुआ ना सर प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो वैसे ही जहां वो रिपोर्टर से मिल रहे हैं तो वैसे ही और तो रिपोर्टर लोगों को चाहिए था कि अगर कोई अस्पताल से निकल रहा है तो सवाल ना पूछे। अगर रिपोर्टर को कोई जवाब नहीं देता तो क्या रिपोर्टर कहते? प्रेस नहीं बुलाई गई। अस्पताल के डिस्चार्ज के समय कुछ सवाल लोगों ने पूछे, उन्होंने जवाब दिए। वहां से निकलकर सीधे वो प्राइवेट हवाई जहाज से मुंबई आए और 27 तारीख तक क्वारंटाइन थे। प्रेस नहीं बुलाई गई। अस्पताल के गेट पे अगर किसी ने सवाल पूछा था, उन्होंने जवाब दिया है। तो किसी अधिकारी से वो मिल ही नहीं रहे थे, आपका यही कहना है? बिल्कुल, 27 तारीख तक वो क्वारंटाइन थे। किसी भी लोगों से उन्होंने मिलने का कोई भी कार्यक्रम नहीं किया। सर, इसके अलावा एक सवाल परमवीर सिंह ने भी किया, वो सुप्रीम कोर्ट। और हमारे दो संवाददाता इस वक्त हमारे साथ सीधे एक मुंबई से जुड़े हैं, कमलेश सुतार, और साथ ही साथ हमारे साथ जुड़े हैं अरविंद ओझा। ज्यादा जानकारी इस पूरे मामले पर सबसे पहले चलते हैं कमलेश सुतार के पास। कमलेश, रश्मि शुक्ला जो कि कमिश्नर रही है स्टेट इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट, उनकी बाकायदा चिट्ठी भी हमारे पास है जो कि हमने पहले भी आज तक पर दिखाई थी। इस चिट्ठी में साफ तौर पर उन्होंने लगभग 7 से 8 महीने पहले मेंशन किया था कि किस तरह से दलालों के माध्यम से, ब्रोकर्स के माध्यम से बड़े पैमाने पर ट्रांसफर पोस्टिंग का खेल चल रहा है। क्यों कार्रवाई नहीं हुई? बहुत बड़ा सवाल है और जाहिर सी बात है इस पर सवाल पूछे जाएंगे।
जी श्वेता, इससे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड इस पूरे रिपोर्ट का, ये क्या इंक्वायरी थी। देवेंद्र फडणवीस का यह कहना है कि जब वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे उसी वक्त ये पूरा रैकेट सामने आया था और बाकायदा परमिशंस के बाद में कुछ कॉल इंटरसेप्ट किए गए थे और उस कॉल के आधार के माध्यम से जो भी इंफॉर्मेशन सामने आई है वो काफी हिला देने वाली इंफॉर्मेशन है। और उसी के जरिए रश्मि शुक्ला जो इस वक्त कमिश्नर ऑफ इंटेलिजेंस थी, उन्होंने एक रिपोर्ट महाराष्ट्र सरकार को 25 अगस्त को सबमिट किया था। अब उन्होंने मुख्यमंत्री को रिपोर्ट देने के बाद तुरंत दूसरे दिन ये रिपोर्ट उस वक्त के जो डीजीपी थे, डीजीपी ने यह रिपोर्ट सबमिट करी थी उस वक्त के एसीएस होम को। अब ये था कि इस पर कार्रवाई की जाए, लेकिन ये रिपोर्ट मुख्यमंत्री ने देवेंद्र फडणवीस का आरोप है ये होम मिनिस्टर के पास दे दी और उसके बाद रादर देन टेकिंग एक्शन ये एक्शन लिया गया रश्मि शुक्ला के खिलाफ, ऐसा देवेंद्र फडणवीस का आरोप है। उन्हें एक साइड पोस्टिंग पे भेजा गया। लेकिन अब एनसीपी की अगर बात करें तो एनसीपी का कहना है कि इन दावों में बिल्कुल तथ्य नहीं है। जिन अधिकारियों के नाम उस रिपोर्ट में दर्ज है और जो आरोप लगाया गया कि उनको अपने मनमानी पोस्टिंग दी गई, उनको वो पोस्टिंग मिली ही नहीं है, ऐसा कहते हुए एनसीपी ने इसको खारिज किया है। जी बिल्कुल। और आज इसी मुद्दे को लेकर देवेंद्र फडणवीस जो है वो पहुंच रहे हैं दिल्ली, जहां पर गृह सचिव से उन्होंने मुलाकात आज करनी है और कई महत्वपूर्ण जानकारी वो देंगे, ये उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा। अरविंद ओझा हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। अरविंद, अब इस पूरे मामले में एक और महत्वपूर्ण सुराग, एक महत्वपूर्ण सबूत मिला है, वो है सीआईयू दफ्तर से डायरी का, वाजी की डायरी का मिलना। क्या कुछ है इस डायरी में, क्या कुछ अहम जानकारी? जी देखिए, डायरी जो बरामद हुई उसमें कोड वर्ड में कई नाम लिखे हुए हैं। जैसे किसी भी व्यक्ति का नाम अगर आशुतोष सिंह है तो एएस लिखा हुआ है, इस तरह की डायरी मिली है। लेकिन चौंकाने वाली जानकारी श्वेता ये भी हुई है कि जो सचिन वाजे है 16 फरवरी को मुंबई के 5 स्टार होटल में, जहां कल एनआईए की टीम रेड करने गई थी, वहां पर सचिन वाजे फर्जी आधार कार्ड पर ठहरा हुआ था कि 16 फरवरी को वो ठहरा था, कुछ दिन तक वो ठहरा हुआ था उसी होटल में और आधार कार्ड में जो तस्वीर है वो सचिन वाजे की ही है, लेकिन जो नाम है वो किसी दूसरे का है, सुशांत उसमें नाम लिखा हुआ है। तो अब एनआईए ने वो आधार कार्ड भी रिकवर कर लिया है। हमारे पास भी वो आधार कार्ड है जिस फर्जी आधार कार्ड के आधार पर सचिन वाजे उस होटल में ठहरा हुआ था। और यहाँ इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि 16 फरवरी से कुछ दिन बाद 25 फरवरी को एंटीलिया के पास वो कार में जेलेटिन की छड़ें मिली थी। तो अब ये जांच की जा रही है और बाकायदा उस 5 स्टार होटल का सीसीटीवी फुटेज भी सीज किया है एनआईए ने कल ही, और आधार कार्ड भी। ये अब पूछताछ की जा रही है कि सचिन वाजे वहां आखिर फर्जी पहचान पत्र पर क्यों रुका हुआ था। उसके अलावा सबसे बड़े फर्जीवाड़े की अभी जांच होनी अभी बाकी है। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। हम रुक करेंगे अब अगली खबर का। आपको बता दें, नवनीत राणा, जी हां, अमरावती से निर्दलीय सांसद हैं और वसूली कांड से लेकर महाराष्ट्र के मुद्दों तक पर उन्होंने उद्धव सरकार को घेरा है। और आपको हम बता दें, इस मामले में वहीं एक नया मोड़ भी अब आ खड़ा हुआ है। जी हां, और धमकी के साथ आरोप ये भी लगे हैं। राणा ने लोकसभा स्पीकर को बाकायदा एक चिट्ठी लिखी है जिसमें धमकाने, समझाने जैसे वो तमाम आरोप है जिस पर शिवसेना असहज है। हालांकि आरोपों के घेरे में फंसे अरविंद सावंत का रुख है कि वैसे ही सख्त है, जहां पर वो नवनीत के लहजे से लेकर शिवसेना पर विवादित जुबान का हवाला दे रहे हैं। आपको हम बता दें, साफ तौर पर यहां पर नवनीत राणा का कहना है कि उन्होंने जो कुछ भी सदन में रखा, उसके बाद जब वो लौट रही थी तो ब्रेक के दौरान यहां पर शिवसेना सांसद आते हैं, उनसे रुकते हैं और फिर कहते हैं कि अब तुम्हारी बारी है। उनकी जो बात करने का तरीका है वो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता, क्योंकि जब भी आप जितनी भी आप वीडियो क्लिपिंग उनके निकालें तो आपको दिखेगा वो आदरणीय मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे साहब का नाम लेगी और उसकी बॉडी लैंग्वेज देख लेना, एकदम तिरस्करणीय और घृणास्पद बात वो करती रहती है। फिर भी हमने कभी नहीं बोला उनको, वो जो आज तक वो तो पहले से करती आई है, ये अच्छी तरह से बात नहीं कर रही है, ये ठीक नहीं है, इतना ही बताऊं। इस पे मैंने सदन में बात की और रियल चीजों पे बात की। जो मुझे संविधान ने अधिकार दिया है, जो मेरे लोगों ने मुझे चुन के यहाँ भेजा है, उनके अधिकार के अनुसार मैंने वहां पे बात रखी। तो इतनी बात रखते बराबर पूरे शिवसेना के अरविंद सावंत जी को ज्यादा मिर्ची लग गई कि नवनीत राणा की बॉडी लैंग्वेज अच्छी नहीं थी। इसके कारण मुझे लगता है बॉडी लैंग्वेज कोई मुझे पुरुष बताएगा कि हाउ आई शुड स्पीक, मुझे किस तरीके से बात करना, ये कोई मुझे मेरे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कलीग बताएंगे? इट इज माय वे, मुझे किस तरीके से सेशन में अपने विचार रखना है, वो मेरा सब्जेक्ट है, मुझे किसी से पूछना नहीं है। और वो जैसे मैंने खत्म किया बोलना, उस समय उन्होंने क्रॉस करते जब जाने लगे तो 2 सेकेंड का ब्रेक लेके उन्होंने बोला, अब तुम्हारी बारी है, तुम्हें जेल के पीछे भेजना है।
तो थोड़ी देर के लिए तो मैं ब्लैंक हो गई कि इन्होंने क्या कहा। मुझे थोड़ा सा अपने आप में भ्रम हो गया कि मैंने कुछ गलत सुन लिया। और आपको बता दें, इस धमकी कांड के बाद से नवनीत राणा भड़की हुई है। आज सख्त से उन्होंने कहा कि वो इस मामले में एफआईआर दर्ज कराएंगी और संसद में भी इस पूरे मुद्दे को उठाएंगे। किस तरीके से वहां पहुंचे और आप को धमकाने की कोशिश की उन्होंने? सर, कल जो सिचुएशन थी अर्जुन इशू पे, हम जब महाराष्ट्र के घड़ामुड़ी जो पिछले बहुत दिनों से हो रहा है, सचिन वाजे, परमवीर सिंह, पत्र, 100 करोड़ की खंडनी वसूली, फिर अंबानी के घर के बाहर जो जेलेटिन स्टिक मिलना, ये सब चीज़ों को एकत्रित करके कल हमारे अर्जुन इश्यूज़ पे महाराष्ट्र के कई एमपीज़ ने वो प्रश्न उठाए और उसके बाद जब आखिरी में मेरा क्वेश्चन आया और मैंने जब ये चीज़ों पे बात की तो मैंने यही बात की, स्पष्टीकरण दी कि सचिन वाजे किसका व्यक्ति है, 17 सालों से वो किन के लिए काम कर रहे हैं, किन के घर पे रहकर वो पूरी महाराष्ट्र की वसूली करते हैं। जब ये चीज़ बोली तो मैंने इसमें ये मांग की हमारे देश के गृह मंत्री साहब को कि इसकी एनआईए के द्वारा पूरी जांच 0 से लेके ऊपर तक ये जांच एनआईए के अंडर में आनी चाहिए। और ये मांग करी जब जैसे मैंने, तो उनको अंदर से कुछ आग लग गई और आग लगने के बाद वो एकदम चिलचिलाहट उठे और उसके बाद जैसे वो वॉकआउट करते हुए बाहर निकल रहे थे तो उन्होंने मुझे जाते जाते 2 सेकंड का फ्रैक्शन ऑफ सेकंड ही टुक और उतने में ही उन्होंने कहा कि अब तुम्हारी बारी है, तुम्हें जेल के पीछे डालेंगे, अब तुम्हारा नंबर है। ये एग्जैक्ट वर्ड अरविंद सावंत जी के कल थे और बोल के वो निकल गए। तो मुझे 2 सेकंड के लिए ये लगा कि इन्होंने क्या कहा, जो मैंने सुना वही कहा कि क्या कहा। तो मैंने टर्न करके मेरे कॉलीग को पूछा कि आपने सुना क्या कहा उन्होंने? तो ही रिप्लाइड, उन्होंने मुझे रिप्लाई किया, यस नवनीत मैंने सुना उन्होंने कहा क्या। मैंने क्या कहा उन्होंने कहा कि तुम्हें जेल के पीछे डालेंगे। दिस वॉज द एग्जैक्ट वर्ड मेरे कॉलीग ने पीछे से मुझे बताया और जो मैंने सुना। तो मुझे लगता है कि बाहर मुझे धमकियाँ मिलना, लेटर हैड पे चेहरे पे एसिड डाल देंगे, कहीं घूमने के लायक का नहीं छोड़ेंगे, कहीं घूमने नहीं देंगे, तुम लायक के नहीं हो कि उद्धव ठाकरे के बारे में कुछ बोलें। आदरणीय बाला साहब ठाकरे के बारे में हम आदर रखते हैं, रिस्पेक्ट रखते हैं। पूरी महाराष्ट्र नहीं, पूरी देश भर में बाला साहब ठाकरे को मानने वाले लोग हैं। जब तक वो थे तब तक महिलाओं का रिस्पेक्ट, आदर उस जगह से होता रहा है। हम रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।